हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग गैल्वेनिक सेल लेक्चर नंबर 3 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि गैल्वेनिक सेल क्या होती है, गैल्वेनिक सेल की आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल एंड नस्ट इक्वेशन। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल मतलब शॉर्ट में कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। तो बी कॉन्सिडर डैनियल सेल, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं डैनियल सेल। आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि डैनियल सेल इज अ वेरी टिपिकल एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो डैनियल सेल में आपने देखा कि डैनियल सेल में 2 कंपार्टमेंट होती है, लेफ्ट एंड राइट, जिसे हम हाफ सेल भी कहते हैं। डैनियल सेल कॉन्सिस्ट 2 कंपार्टमेंट लेफ्ट एंड राइट, जिसे हम लोग हाफ सेल भी कहते हैं। तो लेफ्ट कंपार्टमेंट में जिंक की इलेक्ट्रोड, लेफ्ट कंपार्टमेंट में जेडन की जो इलेक्ट्रोड होती है वो डिप्ड होती है ZnSO4 सॉल्यूशन, जबकि राइट कंपार्टमेंट में कॉपर की इलेक्ट्रोड डिप्ड होती है CSO4 सॉल्यूशन में। ऑब्वियसली कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड होती है CSO4 सॉल्यूशन। लेफ्ट और राइट कंपार्टमेंट कनेक्टेड होता एक यू टाइप के ट्यूब से, जिसमें सॉल्ट सॉल्यूशन होती है, ऐसे सॉल्ट के सॉल्यूशन जिसकी कैटायन और एनायन की मोबिलिटी सेम हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। जो इंड होता है सॉल्ट ब्रिज की प्लग होता है कॉटन और वूल से, ताकि ये सॉल्ट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपस में मिक्स ना हो जाए। जब जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते बाय वायर थ्रू गैल्वेनोमीटर एक्सटर्नल सर्किट, तो हम पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो, अपने आप जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ हो रही है। ये इलेक्ट्रोड थिनर हो रहा है, ये थिकर हो रहा है। यहाँ Zn+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, यहाँ पर C+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है। ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि यहाँ पर जो जिंक की इलेक्ट्रोड है, वो ऑक्सीडाइज कर जा रहा है किस में? तो Zn+2 में, और ये सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता जा रहा। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जिंक की इलेक्ट्रोड की जो एटम है ऑक्सीडाइज कर जा रही है Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हो यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आने के बाद सॉल्यूशन के अंदर मौजूद C+2 आयन को ये इलेक्ट्रॉन गेन हो जाती है, और ये देता क्या? तो कॉपर सॉलिड। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, इसलिए हम लोग इसे एनोड कहते हैं, और यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? तो कैथोड कहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं, मतलब ये आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और ये आपकी क्या है? निगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप, मतलब निगेटिव चाहे अपने आप एनोड से कैथोड की तरफ जा रही, इसलिए आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो कर करके एनोड से कैथोड की तरफ यहां जा रही है। तो बेसिकली आप इस तरह से दिखला सकते हैं, ये आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड है, दिस वन, बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज है, मतलब इसको जगह छेड़ जोड़ दिए थोड़ा सा, और यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एक बड़ा लाइन से, ये है दिस वन। ये बीच में ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर है, ऑब्वियसली यहाँ पर आप सोर्स लगा सकते हैं, दिस वन। ये आपकी ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये आपकी निगेटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पर ऑब्वियसली सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये गैल्वेनोमीटर दिस वन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब जिंक, आपने करा क्या? तो कि जिंक Zn इलेक्ट्रोड को ZnSO4 में डाला, कॉपर को CSO4 में डाला, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाए और वायर से कनेक्ट कर दिए थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, तो हम पारे इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो हो रही है। आपने कुछ करा ही नहीं, बस Zn इलेक्ट्रोड को ZnSO4 में डाल दिया, कॉपर को CSO4 में डाल दिया, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दी और इसे वायर से कनेक्ट कर दिए। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो हो रही है, किधर से किधर? तो एनोड से कैथोड की तरफ। आखिर क्यों?
कौन ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो गई, कौन ऐसा टेंडेंसी पैदा हो गया जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपने आप एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करी। तो वो एक्सपेरिमेंटल डेटा आप जरा देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट पर देखिए कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है Zn+2 से Zn की, आप पिछले क्लास का आप लेक्चर देखेंगे तो वहां पर देखेंगे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Zn+2 से Zn की जो होती है वो -0.76 वोल्ट होती है। मतलब जिंक की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगी स्टैंडर्ड स्टेट पर, नॉट मतलब स्टैंडर्ड स्टेट पर, नॉट मतलब स्टैंडर्ड स्टेट पर क्या हो जाती, तो Zn से Zn+2 की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है दैट इज इक्वल टू +0.76 वोल्ट। अगर ऑब्वियसली इसकी रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतनी हो जाएगी। उसी तरह से आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटल डेटा Su+2 से Cu की लगभग +0.34 वोल्ट होती है। तो जरा देखिए एक्सपेरिमेंटल डेटा के आधार पर, प्रायोगिक आंकड़े के आधार पर जो जिंक की स्टैंडर्ड स्टेट पर, सारा डिस्कशन स्टैंडर्ड स्टेट पर, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड स्टेट पर Zn की Zn+2 में जाने की पोटेंशियल कितनी है, तो 0.76 वोल्ट। मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, जिंक हाफ सेल के अंदर, स्टैंडर्ड स्टेट पर जिंक हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन देना चाहता है कितनी वोल्ट से, तो 0.76 वोल्ट से। और हाफ सेल में कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है कितना वोल्ट से, तो 0.34 वोल्ट से। मतलब अगर कोई दे रहा है भैया ले जाओ मेरा इलेक्ट्रॉन 0.76 वोल्ट से, और कोई दूसरा ऐसा है कि वो मांग रहा है कि भैया मेरे को दे दो 0.34 वोल्ट इलेक्ट्रॉन से, 0.34 वोल्ट से, तो क्या होगी, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की फ्लो हो जाएगी कितना से, तो ये 0.76 से देना चाहता है, 0.34 वोल्ट से लेना चाहता है, तो नेट 1.10 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर देगा। तो आपने Zn इलेक्ट्रॉन को Znso4 में डाला, कॉपर को CSO4 में डाला, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाई, और जब जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करे बाय वायर थ्रू गैल्वेनोमीटर इंटरनल सर्किट, तो आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट पर जिंक की जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रवृत्ति है वो +0.76 वोल्ट है, और जो कॉपर की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो 0.34 वोल्ट है। मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है 0.76 वोल्ट से, और कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है 0.34 वोल्ट से। मतलब कोई 0.6 वोल्ट से देना चाहता है और कोई 0.34 वोल्ट से लेना चाहता है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी कितना वोल्ट से, तो 1.10 वोल्ट से। मतलब जिंक की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी और कॉपर की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी मोटिवेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए एनोड से कैथोड की तरफ। और मान लेते कि ऐसा होता कि जिंक की इलेक्ट्रोड 0.76 वोल्ट से देना चाह रहा है और कॉपर करा कि मैं नहीं लूंगा, तब क्या होगा, तब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी 0.76 वोल्ट से। और मान लेते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड 0.76 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मान लेते हैं जिंक 0.76 वोल्ट इलेक्ट्रॉन से देना चाहता है, और ऑब्वियसली कॉपर माना 0.26 वोल्ट से करा कि नहीं लेंगे, मतलब विरोध में आ जाए, तब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी कितना, तो 0.5 वोल्ट से। तो बेसिक जब आपने जिंक इलेक्ट्रोड को Znso4 में डाला, कॉपर को CSO4 में डाला, बीच में शॉर्ट ब्रिज लगाए और ऑब्वियसली यहां वायर से कनेक्ट कर दिए थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो करी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिंक की इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा और कॉपर की इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। और वही टेंडेंसी, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी, कॉपर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, या कि एनोड की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रवृत्ति और कॉपर मतलब कैथोड इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति मोटिवेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, अग्रसित कर रहा है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए एनोड से कैथोड की तरफ। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल? मतलब सेल में इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला जो बल है, बल यहां पर कोई फोर्स है नहीं, फोर्स का मतलब यहां पर टेंडेंसी से, यहां कोई न्यूटन वाला फोर्स नहीं, यहां पर फोर्स का मतलब टेंडेंसी से। तो बेसिक आप देख रहे हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड को Znso4 में डाला, कॉपर को डायनेसर की चर्चा करा मैं कि जिंक इलेक्ट्रोड को Znso4 में डाले, कॉपर इलेक्ट्रोड को CSO4 में डाले, बीच में शॉर्ट ब्रिज लगाए, और जब जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड से को कनेक्ट करे बाय वायर थ्रू गैल्वेनोमीटर इंटरनल सर्किट, तो हम पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो अपने आप जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड मतलब एनोड से कैथोड की तरफ हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी ऐसी टेंडेंसी पैदा हो गई, ऐसी कौन सी प्रवृत्ति पैदा हो गई जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो कर रहा है? तो कहेंगे जी जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी
मतलब एनोड की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी और कैथोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी मोटिवेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए एनोड से कैथोड की तरफ। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द सेल? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द सेल क्या है? तो डिफाइंड एज, इसे हम डिफाइन कर सकते डिफाइंड एज व्हाट? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द सेल डिफाइंड एज ईएमएफ ऑफ द सेल को हम जो डिफाइन कर रहे हैं, ईएमएफ ऑफ अ सेल डिफाइंड एज, इसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। कैसे? तो सम मतलब जोड़, सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड and reduction potential of cathode, sum of oxidation potential of anode and reduction potential of cathode is called, कहलाता क्या? तो is called electromotive force of the cell, is called electromotive force of the cell। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल क्या है? तो ये सम है किसकी? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन की फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ अपने आप हो रही, आखिर क्यों? तो एनोड की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी और कैथोड की उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रवृत्ति मिल करके ही इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट कर रहा है फ्लो करने के लिए। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल? तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द सेल। मतलब आप कह सकते हैं ई सेल, ई सेल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या हो गई? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसकी? तो एनोड की, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ध्यान दीजिए एनोड आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, तो एनोड के जगह पर कहीं कहीं पर लेफ्ट हैंड साइड भी लिखा रहता है और कैथोड के जगह पर राइट हैंड साइड भी लिखा रहता है, या सिंपल कैपिटल एल भी लिखा रहता है, कैपिटल आर भी। तो इलेक्ट्रोमोटिव सेल क्या है? तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फॉर द सेल। मतलब इस सेल इज इक्वल टू क्या हो गई? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड का सम हो गया। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर हमें जो डेटा दिया हुआ होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होता है। ज़्यादातर जो हमें क्वेश्चंस के अंदर डेटा होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होता है। इसीलिए हम लोग करते क्या हैं? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल चेंज कर, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगी? तो माइनस ई रिडक्शन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू क्या? तो माइनस ई रिडक्शन। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द सेल इक्वल टू क्या हो जाएंगी? तो बेसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? माइनस ई रिडक्शन, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल किसकी? तो एनोड की, प्लस ये क्या होगी? तो रिडक्शन पोटेंशियल किसकी? तो कैथोड की। रिडक्शन पोटेंशियल किसकी? तो कैथोड की। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द सेल ई सेल इज इक्वल टू क्या हो गई? तो यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द सेल इज इक्वल टू क्या हो गई? तो रिडक्शन पोटेंशियल किसकी? तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल किसकी? तो एनोड की, एनोड की। तो सामान्य तौर पर क्वेश्चंस के अंदर हमें जो डेटा दिया जाता है, हमें जो आंकड़े दिए जाते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिया होता है। इसीलिए हम लोग करते क्या हैं? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को चेंज कर दिया रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ई रिडक्शन होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पर माइनस ई रिडक्शन कर देंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इक्वल टू हो जाएंगी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल को हम दूसरे टर्म में डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल को हम दूसरे टर्म में डिफाइन करते हैं कि ये है क्या? तो ये डिफरेंस है किसकी? तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ऐसे व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल क्या है?
तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए नोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फॉर द सेल। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो हमें डेटा दिया होता है, हमें जो आंकड़े दिए होते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म कीजिए। क्यों रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिया होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया गया है उसमें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया है। इसलिए समान तौर पर क्वेश्चंस के अंदर जो हमारे डेटा होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म होता है। इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हमने चेंज करा रिडक्शन पोटेंशियल में, इसलिए जो इलेक्ट्रोमोटिव फॉर द सेल हो गई वो डिफरेंस हो गया किसका? तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फॉर द सेल? इलेक्ट्रोमोटिव फॉर द सेल क्या है? तो ये डिफरेंशिएशन ज्यादा यूज करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फॉर द सेल क्या है? तो डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फॉर द सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फॉर द सेल क्या है? तो डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ठीक है। 10 इस प्रकार से अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रोमोटिव फॉर द सेल डिफाइंड है। 10 इस प्रकार से अल्टरनेटिवली EMF of the cell defined as EMF of a cell defined as EMF of the cell defined as what? तो ये सम है किसकी? तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी, ये अल्टरनेटिव EMF of the cell defined as what? तो डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज कॉल्ड, कहलाता क्या है? तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। तो अल्टरनेटिवली दूसरे टर्मों में इलेक्ट्रोमोटिव ऑफ द सेल डिफाइंड है क्या? तो डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मतलब आप ध्यान रखेंगे ई सेल इज इक्वल टू क्या होगी? तो रिडक्शन पोटेंशियल किसकी? तो कैथोड की, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल किसकी? तो एनोड की, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ऑब्वियसली जो कैथोड है वो राइट हैंड साइड में, तो कैथोड के जगह पर आप लिख सकते हैं राइट, और एनोड आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ऑब्वियसली इसे आप लेफ्ट भी लिख सकते हैं दिस। ऑब्वियसली एट स्टैंडर्ड स्टेट, यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट पर कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट पर क्या हो जाएगी? तो स्टैंडर्ड स्टेट पर ऑब्वियसली स्टैंडर्ड स्टेट को दिखलाने के लिए क्या देते हैं? नॉट। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसकी? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसकी? तो एनोड की। तो ये डिफिनेशन हम लोग बार बार यूज करेंगे, तो इसे आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोमोटिव फॉर द सेल क्या है? तो डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फॉर द सेल। तो यही हम लोग यूज करते हैं कि डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फॉर द सेल। या स्टैंडर्ड स्टेट पर स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या होगी? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड ऑब्वियसली स्टैंडर्ड इनोड सेल ऑफ डैनियल सेल, करा कि डैनियल सेल का स्टैंडर्ड EMF तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली डैनियल सेल में, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि डैनियल सेल में जो एनोड पर इलेक्ट्रोड होता है जिंक का होता है। तो जिंक की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो होती है कितनी? तो ऑब्वियसली माइनस 0.76 वोल्ट, और ऑब्वियसली कॉपर इलेक्ट्रोड की जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो कितना होता है? तो प्लस 0.34 वोल्ट होता है। तो ऑब्वियसली, तो सिंस आप जानते हैं ई नॉट सेल इलेक्ट्रोमोटिव फॉर द सेल इज इक्वल टू क्या होगी? तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फॉर द सेल, नॉट दिया हुआ मतलब स्टैंडर्ड स्टेट है, तो स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या होगी? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसकी? तो कैथोड की, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसकी? तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड की। तो ऑब्वियसली कैथोड पर कौन सा है? तो कैथोड पर आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड, इसलिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसकी? तो कॉपर इलेक्ट्रोड की, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसकी? तो ऑब्वियसली एनोड पर जिंक है, तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पुट करनी है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड कितनी? तो 0.34 वोल्ट, माइनस ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल जिंक इलेक्ट्रोड की कितनी? तो माइनस 0.76 वोल्ट। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? तो 1.10 वोल्ट। तो
इलेक्ट्रोमोटिव द सेल क्या है? तो डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ठीक है। नाउ फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सेल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो नाउ रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री एनर्जी है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री एनर्जी क्या है? तो मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स में बताया था कि मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क फ्रॉम अ सिस्टम इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। किसी भी सिस्टम से कितनी मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करी जा सकती है वह उसकी फ्री एनर्जी होती है। उदाहरण के तौर पर आपको मैंने वहां पर समझाया था कि अगर कोई आदमी है, एक आदमी के पास कुल 1 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें से 60,000 का उसका घर है और 40,000 उसके पास कैश है। तो जो 60,000 का घर है उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसकी एनर्जी है, लेकिन वो उसका यूजफुल वर्क नहीं कर सकता। जबकि उस बंदे के पास जो 40,000 कैश है, उस कैश का वो यूजफुल वर्क कर सकता है, कुछ खरीद सकता है। मतलब एक आदमी के पास 1 लाख की संपत्ति है जिसमें 60,000 का घर है। जो 60,000 की घर है उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसका यूजफुल वर्क नहीं कर सकता, जबकि उसके पास जो 40,000 कैश है उसका वह यूजफुल वर्क कर सकता है। तो जो 40,000 उसके पास कैश है जिसका यूजफुल वर्क कर सकता है वही उसकी फ्री एनर्जी है। ऑब्वियसली जैसे जैसे वो कोई काम करता जाएगा, जैसे 40,000 था, कोई सामान खरीद लिया, कुछ काम कर लिया, अब उसके पास रह गया 30,000 रुपये। तो पहले 40,000 रुपये कैश था उसके पास, फ्री एनर्जी थी 40,000 रुपये की, अब हो गई उसके पास 30,000। तो जो चेंज हुई मतलब जो परिवर्तन हुआ, पहले 40,000 था अब हो गया 30,000, मतलब चेंज हुई तो 10,000। तो जो चेंज हुई वो गई कहाँ? जो चेंज हुई वो गई कहाँ? कहेंगे जी यूजफुल वर्क में गया। तो पहले 40 था अब 30 हो गया, मतलब 10। तो जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है वो इक्वल होता है यूजफुल वर्क के द्वारा। जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है इक्वल होता है यूजफुल वर्क का। तो व्हाट इज द फ्री एनर्जी? ये फ्री एनर्जी क्या है? तो किसी भी सिस्टम से कितने मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करी जा सकती है वह उसकी कहलाती है फ्री एनर्जी। जैसे जैसे सिस्टम वर्क करता जाता है उसकी फ्री एनर्जी घटती चली जाती है। तो व्हाट इज द फ्री एनर्जी? फ्री एनर्जी क्या है? तो मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क फ्रॉम अ सिस्टम इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। किसी सिस्टम से कितनी मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करी जा सकती है वह उसकी फ्री एनर्जी कहलाती है। जैसे जैसे सिस्टम वर्क करता जाता है उसकी फ्री एनर्जी घटती चली जाती है। तो जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है सिस्टम की वह इक्वल होती है किसके? तो वर्क डन बाय द सिस्टम। तो व्हाट इज द फ्री एनर्जी? फ्री एनर्जी क्या है? तो मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क, मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क फ्रॉम अ सिस्टम इज कॉल्ड, कहलाती क्या है? तो इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। एक सिस्टम से कितनी मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करी जा सकती है वह कहलाती है उसकी इज कॉल्ड फ्री एनर्जी, वो कहलाता फ्री एनर्जी। तो एज सिस्टम वर्क, जैसे जैसे सिस्टम वर्क करता जाता है इट्स फ्री एनर्जी, इसकी जो फ्री एनर्जी होती है इट्स फ्री एनर्जी गेट डिक्रीज। जैसे जैसे सिस्टम वर्क करता जाता है उसकी फ्री एनर्जी क्या होती है? तो घटती चली जाती है। तो जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है सिस्टम की, चेंज इन फ्री एनर्जी, जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है ऑफ अ सिस्टम, किसी एक सिस्टम की जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है वो इक्वल होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जैसे जैसे सिस्टम वर्क करता जाता है उसकी फ्री एनर्जी घटती चली जाती है। तो जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है सिस्टम की वह इक्वल होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्या होती है? तो वर्क डन बाय द सिस्टम। तो बेसिक बी कंसीडर डैनियल सेल। डैनियल सेल भी क्या है? तो एक सिस्टम है। तो बेसिक सेल, डैनियल सेल में कि इसे गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल भी क्या है? तो गैल्वेनिक सेल इज
ऑल्सो ए सिस्टम, ऑल्सो ए सिस्टम। गैल्वेनिक सेल भी क्या है? एक सिस्टम है। तो एज सेल वर्क, जैसे जैसे सेल मतलब गैल्वेनिक सेल वर्क करेगा, वर्क इट्स फ्री एनर्जी, जो इसकी फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी क्या होगी? तो गेट डिक्रीजेज, इसकी फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो जो चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ, इफ डेल्टा जी हम लोग मान लें कि चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सेल है, चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सेल, चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सेल, और मान लेते हैं कि सेल में होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी। ऑब्वियसली फ्री एनर्जी क्या है? तो किसी भी सिस्टम से जितनी मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करी जा सकती है उसकी फ्री एनर्जी, जैसे जैसे सिस्टम वर्क करता जाएगा उसकी फ्री एनर्जी घटती चली जाएगी। तो जो चेंज इन फ्री एनर्जी है वो इक्वल होता है किसके? तो वर्क डन बाय द सिस्टम। जैसे मैंने बताया ना कि अगर कोई आदमी, इसके पास 1 लाख की संपत्ति है, जिसमें 60,000 का घर है, 40,000 कैश है, तो 40,000 जो कैश है उसकी क्या फ्री एनर्जी है। जैसे वो आदमी काम करता जाएगा, जैसे 40,000 था, कुछ काम कर लिया, उसके पास रह गया अब 30,000, तो कितनी परिवर्तन हुई इसकी फ्री एनर्जी? तो कहीं पहले 40,000 था, अब रह गया 30,000, मतलब 10,000 चेंज हुई। तो गया कहाँ? तो यूजफुल वर्क। उस तरह सिस्टम के पास मान लेते हैं कि 40 किलो जूल एनर्जी थी, वो सिस्टम ने वर्क कर दिया, उसके पास 30 किलो जूल एनर्जी रह गई, तो चेंज कितने का हुआ? तो 10 किलो जूल की। तो 10 किलो जूल एनर्जी कहाँ गई? तो वर्क डन में गई। तो सिस्टम मतलब क्या? तो सिस्टम क्या होता? तो कुछ भी जिसको आप स्टडी करना शुरू कर दीजिए वही आपकी सिस्टम हो गई। तो यहां पर हम लोग गैल्वेनिक सेल को स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी गैल्वेनिक सेल ही क्या है? तो सिस्टम है। तो बेसिक गैल्वेनिक सेल इज ऑल्सो सिस्टम। तो जैसे जैसे सेल वर्क करेगा इसकी फ्री एनर्जी घटेगी। तो जो डेल्टा जी मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सेल होगी वो इक्वल होगी किसके? तो दैट विल इक्वल टू वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल। तो जो चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ, अगर डेल्टा जी अगर चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सेल है तो ये डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगी? तो वर्क डन बाय द सेल। तो जो चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सेल होगी वो इक्वल होगी वर्क डन बाय सेल। तो सेल वर्क कैसे करता? तो देखिए, ये अगर आपकी मानते हैं कि कोई गैल्वेनिक सेल है, ये अगर आपकी कोई गैल्वेनिक सेल है, ऑब्वियसली ये आपकी ये नोड है, गैल्वेनिक सेल का ये नोड है, ये गैल्वेनिक सेल का क्या? तो कैथोड है, ये बीच में क्या? तो सॉल्ट ब्रिज है, ये बीच में क्या है? तो सॉल्ट ब्रिज है। ये नोड आपकी क्या होती है? तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है। ये नोड आपकी क्या होती है? तो ये है आपका गैल्वेनोमीटर है, ये आपका मान लेते हैं सोर्स है, ये आपकी सोर्स है। तो बेसिक ये आपकी अगर एनोड है, ये आपकी कैथोड है, तो एनोड आपका क्या होता है? तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं, एनोड आपकी पॉजिटिव, सॉरी एनोड आपकी निगेटिव इलेक्ट्रोड होती है ना, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड आपकी क्या होती है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और ये है आपका, है ना, इसको आप इस तरह से दिखला दे, ये एनोड है आपका, ये कैथोड आपका, ये है आपका, और ये बाहर में आपका क्या है? तो ये गैल्वेनोमीटर है, ये ऑब्वियसली सोर्स है, ये आपकी इस सेल है। ऑब्वियसली इससे क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा अपना, मतलब निगेटिव चार्ज इधर से इधर फ्लो करती रहती है। आप देखा है डीएनए सेल में, या कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे से फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसे से फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसे से फ्लो करेगा, ठीक है। मतलब ये निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जैसे मान लेते हैं क्यू चार्ज फ्लो करेगी। तो सेल वर्क कैसे करता? जब सेल ऑपरेट करेगा तो उससे चार्ज फ्लो करेगी। तो यहां वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल द्वारा किया गया वर्क क्या होगा? तो Q इंटू V। लेकिन ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री में जो वर्क डन होती है वो निगेटिव होती है। आपने पढ़ा है कि वर्क डन बाय द सेल क्या होता है? तो चार्ज फ्लोन बाय द सेल, मतलब Q इंटू V, मतलब Q इंटू आप कह सकते हैं माइनस Q इंटू ई सेल। कि जी माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द जो सेल होती है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है निगेटिव लिया जाता है। केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? निगेटिव। कि क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में एग्जाम होता है कि जैसे जैसे कोई सिस्टम वर्क करता जाएगा उसकी एनर्जी घटती चली जाएगी, मतलब माइनस। तो ये सेल वर्क कैसे करेगा? तो बेसिक सेल से चार्ज फ्लो करेंगे। अगर मान लेते हैं सेल की ई सेल है तो वर्क डन बाय द सेल कितनी हो जाएगी? तो Q इंटू ई सेल। लेकिन हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लिया जाता है? तो निगेटिव। तो वर्क डन बाय द सेल क्या हो जाएगी? तो माइनस Q इंटू V, मतलब माइनस Q इंटू ई सेल। तो चार्ज कितनी, आप ध्यान दीजिए, तो यहां पर चार्ज की मात्रा कितनी होगी? तो बेसिक जैसे अगर मान लेते हैं यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड होगी, तो अगर 1 मोल जिंक ऑक्सीडाइज कर जाएगा तो क्या होगी? अगर 1 मोल यहां पर जिंक, 1 मोल अगर जिंक यहां पर ऑक्सीडाइज कर जाए
तो 1 मोल अगर जिंक ऑक्सीडाइज करेगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेंगे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होती है 1 फराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितनी हो जाएगी, तो 2 फराडे। तो यहां पर जो चार्ज की मात्रा होती है वो फराडे में मेजर किया जाता है। मतलब यहां पर दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू की जगह पर -NF मतलब n फराडे इंटू ई सेल। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, फ्री एनर्जी एंड ई ऑफ द सेल। ये फ्री एनर्जी क्या है, तो मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क फ्रॉम अ सिस्टम इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। किसी सिस्टम से कितनी मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करी जा सकती है वह उसकी क्या कहलाती है, तो फ्री एनर्जी कहलाती है। तो मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क फ्रॉम अ सिस्टम इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। किसी सिस्टम से कितनी मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करी जा सकती है वह उसकी फ्री एनर्जी कहलाती है। जैसे जैसे सिस्टम वर्क करता जाता है उसकी फ्री एनर्जी घटती चली जाती है। एज सिस्टम वर्क, जैसे जैसे सिस्टम वर्क करता जाता है उसकी फ्री एनर्जी घटती चली जाएगी। तो जो चेंज फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम होती है वो इक्वल होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक आदमी है उसके पास कुल 1 लाख रुपए की संपत्ति है जिसमें से 60,000 का उसका घर है जो कि इमूवेबल है, जबकि 40,000 उसके पास जो कैश है जो कि मूवेबल है जिसका यूजफुल वर्क कर सकता है। तो जो 40,000 उसके पास कैश है वही उसकी क्या है, फ्री एनर्जी है। जैसे जैसे वो वर्क करता जाएगा उसकी फ्री एनर्जी घटती चली जाएगी। मतलब अगर मान लेते हैं कि शुरुआत में 40,000 उसके पास कैश थी, कुछ समय के बाद उसके पास 30,000 कैश हो गई, तो जो चेंज इन फ्री एनर्जी हो गया, जो चेंज इन कैश हुआ वो 10,000 हुआ। तो 10,000 गया कहां पर, तो वर्क डन में। तो जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है सिस्टम की इक्वल होती है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो सेल भी तो आपका एक सिस्टम है। सिस्टम होता क्या है, तो जिसको आप स्टडी करना शुरू कर दिए वही आपकी सिस्टम होगी। तो यहां पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेल को, मतलब गैल्वेनिक सेल को, तो गैल्वेनिक सेल ही हमारी क्या हो गई, तो सिस्टम हो गई। तो गैल्वेनिक सेल इज आल्सो सिस्टम। तो जैसे जैसे सेल वर्क करेगा उसकी फ्री एनर्जी घटेगी। तो जो चेन फ्री एनर्जी जो सेल की होगी वो इक्वल होगा वर्क डन बाय द सेल। तो सेल वर्क कैसे करता, तो सेल से चार्ज फ्लो करती है। तो अगर मान लेते क्यू चार्ज फ्लो करी जिसका ई सेल है, तो वर्क डन बाय द सेल कितनी होगी, तो क्यू इंटू ई सेल होगी। लेकिन केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव लिया जाता है, इसलिए माइनस क्यू इंटू ई सेल। यहाँ चार्ज की क्वांटिटी कैसे मेजर किया जाता है, जैसे अगर 1 मोल यहाँ जिंक ऑक्सीडाइज करा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी, मतलब 2 फराडे। तो जो चार्ज की मात्रा होती है फराडे में मेजर की है, इसलिए माइनस NF ई सेल। मतलब इसका मतलब इसीलिए यहां पर आप कह सकते हैं कि जो चेंज इन फ्री एनर्जी होगी वो इक्वल होगा किसके, तो वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल, और वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो माइनस NF ई सेल के। मतलब आप कह सकते हैं कि जो डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सेल हो जाती है वो इक्वल होती है माइनस NF ई सेल के। ठीक है, इसलिए यहां पर हम लोग कह सकते हैं जो डेल्टा जी मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सेल हो गई, डेल्टा जी तो फॉर्मूला हो गया जी कि गैल्वेनिक सेल में होने वाली जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है वो माइनस NF ई सेल होती है। गैल्वेनिक सेल में होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी क्या होती है, तो माइनस NF ई सेल। और बेसिक एट स्टैंडर्ड स्टेट, एट स्टैंडर्ड स्टेट पर क्या हो जाएगा, एट स्टैंडर्ड स्टेट पर जो स्टैंडर्ड चेंज फ्री एनर्जी होगी वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो माइनस NF स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फॉर द सेल। तो ये फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे कि चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सेल डेल्टा जी इक्वल टू क्या, तो माइनस NF ई सेल, और स्टैंडर्ड स्टेट पर जो चेंज इन फ्री एनर्जी होगी वो माइनस NF ई नॉट सेल होगी। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके बाय।